Welcome everyone to the class of Indian Financial System. This is the third lecture of payment banks, and the subtopic for today is the benefits and limitations of payment banks. So here's the chart. Payment bank के benefits को discuss करते हैं one by one. First of all, जो payment banks हैं, they have a wide network. इनका network बहुत बड़ा है, दायरा बड़ा है, जिस वजह से जो पेमेंट बैंक्स हैं वो बैंकिंग हैबिट्स को प्रमोट करते हैं और फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देते हैं, क्योंकि ये बैंक्स ना सिर्फ अर्बन एरियाज में प्रेजेंट हैं बल्कि रिमोट एरियाज में, अंडर बैंक्ड और अनबैंक्ड एरियाज में भी प्रेजेंट हैं, जहां पर जो कन्वेंशनल बैंक्स हैं वो अब तक अपनी प्रेजेंस फील नहीं करवा पाए। सो इनका जो दायरा है वो बहुत बड़ा है, अर्बन एरियाज में भी और रूरल एरियाज में भी पेमेंट बैंक्स पाए जाते हैं। लो कॉस्ट, कम लागत में चलते हैं ये बैंक्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ह्यूज इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं होती, बड़े निवेश की जरूरत नहीं होती, बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं होती। ये इंटरनेट के थ्रू ऑपरेट करते हैं, दैट मीन्स इंटरनेट द्वारा चलित होते हैं ये बैंक्स, जिस वजह से इनकी जो कॉस्ट है दैट इज लो। तो लो कॉस्ट में, लो बजट में ये बैंक्स काम करते हैं। Another benefit of payment banks is the convenience. ये बैंक्स सुविधाजनक हैं। स्टूडेंट्स हो या स्मॉल बिजनेस यूनिट्स हो, ये पेमेंट्स बैंक को यूज करके आसानी से पेमेंट्स कर पाते हैं। इनके रिटेल स्टोर्स हैं, रिटेल आउटलेट्स हैं, जिनके थ्रू ये पेमेंट बैंक्स अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। सो अगर आप अपने डोर स्टेप्स पर पेमेंट बैंक्स की सर्विसेज चाहते हैं तो आप पा सकते हैं, जिस वजह से आपको कन्वीनियंस रहेगा, सुविधा रहेगी। आपको दूर जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने डोर स्टेप्स पर या फिर घर बैठे ही पेमेंट बैंक्स की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। लिक्विडिटी, पेमेंट बैंक्स में तरलता रहती है। हमने गाइडलाइंस में डिस्कस किया था कि जो पेमेंट बैंक्स हैं उन्हें अपने डिमांड डिपॉजिट्स का 75% या अधिक हिस्सा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में निवेश करना होता है, क्योंकि ये सिक्योरिटीज की जो मेच्योरिटी है वो 1 ईयर या 1 ईयर से लेस की होती है। इसलिए पेमेंट बैंक्स अगर चाहें तो इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को आसानी से कैश में बदल सकते हैं, जिस वजह से पेमेंट बैंक्स में लिक्विडिटी यानी कि तरलता बनी रहती है। यहाँ पर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का रिस्क नहीं रहता। अब सबसे पहले तो व्हाट इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट? नॉन परफॉर्मिंग एसेट का तो जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। देयर इज अ सेपरेट चैप्टर ऑन नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। अभी के लिए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होते हैं? जब आप किसी को उधार देते हैं और वो उधार आपको वापस नहीं मिल पाता, तो ऐसे में आप कहते हैं कि आपका जो उधार है वो बैड हो गया है, जो आपका डेट है वो बैड हो गया है। और ऐसे बैड डेट्स को आप बैंकिंग टर्म्स में नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कहते हैं। मान लीजिए कि ए ने बी को उधार पर 1 लाख रुपए दिए थे, लेकिन बी ए को केवल 10,000 रुपए ही वापस कर पाया। ऐसे में जो 90,000 रुपीज है वो बैड डेट्स हो गए, वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हो गए ए के लिए, क्योंकि ए को वो उधार वापस नहीं मिल पाया। तो जो पेमेंट बैंक्स हैं उनमें नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होने का खतरा क्यों नहीं रहता? क्योंकि अगर आपको याद हो तो हमने फंक्शंस में किया था, पेमेंट बैंक के फंक्शंस में, कि जो पेमेंट बैंक्स हैं वो लेंडिंग एक्टिविटीज नहीं कर सकते, वो उधार नहीं दे सकते हैं, वो पब्लिक को उधार नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वो उधार पे पैसा देंगे ही नहीं, तो उधार के बैड होने का तो मतलब ही पैदा नहीं होता। सो पेमेंट बैंक्स के केस में जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है, बैड डेट्स के जो चांसेस हैं वो नहीं रहते। सो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ पेमेंट बैंक्स। वाइड नेटवर्क, कम लागत में काम करते हैं पेमेंट बैंक्स। इनको आप बहुत ही सुविधाजनक तरीके से ऑपरेट कर सकते हैं, इनमें लिक्विडिटी बनी रहती है और इनके केस में नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का खतरा नहीं रहता। अब अगर हम लिमिटेशंस की बात करें
तो क्या लिमिटेशंस हैं पेमेंट बैंक्स में, कमियां क्या हैं? कमियां ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो पेमेंट बैंक है वो लेंड नहीं कर सकता। हम कई बार कर चुके हैं कि जो पेमेंट बैंक से स्टार्टिंग से करते आए हैं, पेमेंट बैंक्स का टॉपिक जब से स्टार्ट हुआ है, कि जो पेमेंट बैंक्स हैं वो उधार नहीं दे सकते। क्योंकि पेमेंट बैंक्स उधार नहीं दे सकते तो उनको कहीं से आय नहीं होती, अच्छी आय नहीं होती, उनका जो रेवेन्यू है वो मर जाता है। क्योंकि अगर वो उधार देते तो उस उधार पे उनको ब्याज मिलता, लेकिन ये ब्याज अब नहीं मिल पाएगा क्योंकि ये अपने पैसे को उधार पर नहीं दे सकते, केवल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में या फिर कमर्शियल जो कन्वेंशनल बैंक्स हैं उन्हीं के पास ही डिपॉजिट कर सकते हैं। लेकिन पब्लिक को ऐसा पैसा वो लोन पर नहीं दे सकते, इसलिए इनका जो रेवेन्यू है उसके ऊपर सीधा असर पड़ता है, इनकी आय पर सीधा असर पड़ता है। दूसरी कमी है लेस पब्लिक कॉन्फिडेंस। भाई पब्लिक कॉन्फिडेंस नहीं है, अभी लोगों का जो भरोसा है वो पेमेंट बैंक्स के ऊपर कम है, क्योंकि पेमेंट बैंक्स अभी नए नए आए हैं। अभी लोगों का इस पर विश्वास बनने में टाइम लगेगा। इस टाइम लोगों का विश्वास कन्वेंशनल बैंक्स यानी कि जो परंपरागत बैंक्स हैं जैसे कि एसबीआई, पीएनबी, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, इन सब बैंक्स के ऊपर ज्यादा भरोसा है। और क्योंकि पेमेंट बैंक्स अभी नए हैं तो इनके ऊपर अभी पब्लिक कॉन्फिडेंस कम है। लेस अवेयरनेस, क्योंकि पेमेंट बैंक्स का कॉन्सेप्ट नया है, सो इसलिए लोगों को इस बारे में जागरूकता भी कम है। जैसे जैसे पेमेंट बैंक्स की जागरूकता बढ़ेगी वैसे वैसे ये लिमिटेशन भी खत्म होती चली जाएगी और पेमेंट बैंक्स के पास ज्यादा से ज्यादा डिपॉजिट्स आने लगेंगे। लिमिट ऑन डिपॉजिट्स, ये एक और कमी है पेमेंट बैंक्स के केस में, कि यहाँ पर जो आरबीआई है उसने मैक्सिमम लिमिट लगा दी है, रोक लगा दी है कि 1 लाख से ज्यादा एक पर्सन अपने अकाउंट में डिपॉजिट नहीं कर सकता। क्योंकि 1 लाख से ज्यादा पेमेंट बैंक के पास एक पर्सन से नहीं आ सकता, तो इससे जो पेमेंट बैंक है उसकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है, वित्तीय स्थिति, इसके ऊपर दुष्प्रभाव पड़ता है। दीज आर द लिमिटेशंस, जो कि कमियां हैं पेमेंट बैंक्स में। So that's all for today's session. Keep learning, keep enjoying, and don't forget to subscribe. Thank you so much.